नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास नंबर 11 हिंदी कोर ए एनसीईआरटी सॉल्यूशन और हिंदी में जो टेक्स्ट है जिसका नाम है आरोह। क्या नाम है? आरोह। तो उस आरोह नाम की जो टेक्स्ट है, उसी टेक्स्ट में जो दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 है। क्या है? इधर चैप्टर नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 है जिसका नाम है नमक का दारोगा। क्या नाम है? नमक का दारोगा। तो उसी चैप्टर में नमक का दारोगा जो लिखा है वो किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने। किसे लिखा है? प्रेमचंद जी ने। तो इसी वीडियो में हम उसके जो प्रश्नों हैं उस प्रश्नों और उत्तर दोनों का हम संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए क्या है। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो देखिए, कहानी का नायक मुंशी वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने अलोपीदीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया है। आखिरकार पंडित आलोपीदीन भी उसकी दृढ़ता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के सामने नतमस्तक हो जाता है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है। नमक का दारोगा कहानी में पीड़ित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? तो देखिए, पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित दो पहलू उभर कर आते हैं। कौन सा है? पहला है, देखो, एक है पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति। वह लोगों पर जुल्म करता था परंतु समाज में सफेदपोश व्यक्ति माना जाता था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है। जैसे कि आलोपीदीन ने अपने धन के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीद कर अपना गुलाम सामान बना रखा था। और दूसरा है, यानी कि दूसरा नंबर 2 है, कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है। ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाला व्यक्ति, जैसे कि वह अंत में वंशीधर के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपना मैनेजर बना देता है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा। देखिए क्या है। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की सच्चाई को उजागर करते हैं। तो देखते हैं। 3 पात्र हैं, वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़। तो देखिए पहला नंबर वृद्ध मुंशी। तो वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्ता देने वाला भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चौंध है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। और दूसरा क्या है? वकील। तो आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मैजिस्ट्रेट के आलोपीदीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। तीसरा क्या है? शहर की भीड़। शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है, भीड़ के मारे छत और दीवार में भेदन रह गया। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 4। देखिए क्या है। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तो कौन सी पंक्ति है? आपके सामने ये रही। देखिए क्या है कि नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। इस कार्य पंक्ति को हमें पढ़ना है। देखिए क्या है। यह किसकी पंक्ति है? तो देखिए किसके, यह उक्ति बूढ़े मुंशी जी की है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, इधर शब्द दिया हुआ है। देखिए दूसरा क्या है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चौंद क्या कहा गया है? चांद
क्यों कहा गया है? तो देखिए, मासिक वेतन को पूर्णिमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है, जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे ही खर्च हो जाता है। और तीसरा देखिए क्या है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो देखिए, जी नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और न देनी भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 5। 5 क्या है देखते हैं। नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उससे आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पहला है ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी वंशीधर को भी कठिनाइयों सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। तो इसी कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत अलोपीदीन का साथ देते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6 देखिए क्या है। कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? तो देखिए उसका उत्तर क्या है। कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 है, उसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अलोपीदीन प्रभावित हो गए थे। दूसरा क्या है, वे आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे। अब देखिए सवाल नंबर 7 क्या है। दारोगा वंशीधर गैरकानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो देखिए उसका उत्तर क्या है। वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। मैं अलोपीदीन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है। अब देखिए सवाल नंबर 8। नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालचित रहते होंगे और क्यों? तो देखिए उसका उत्तर है, वर्तमान समय में ऐसे पद हैं आयकर, ब्रिकीकर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर आदि। इन्हें पाने के लिए लोग लालचित रहते होंगे क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई यानी कि रिश्वत मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोग कर्तव्य की अपेक्षा सुख सुविधा को अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए ऐसे लोग समाज के लिए, विकास के लिए घातक है। अब देखिए सवाल नंबर 9। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभव के आधार पर बताइए। तो देखिए उसका उत्तर क्या है। पहला है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। तो उसका उत्तर है, जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग गंदगी फैला रहे हैं तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। दूसरा क्या है, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। तो जब हम पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगता है। अब तीसरा क्या है, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा? क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? तो पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयोग किया गया है? नहीं, इनमें अंतर है। यदि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त व्यक्ति समाज के लिए अहितकारी है तो उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। अब देखिए सवाल नंबर 10 क्या है। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? तो देखिए उसका उत्तर क्या है। यह कथन समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती और उन्हें लड़कों से कमतर आंका जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 11, इसमें क्या है। इसीलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसीलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून में पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखिए। देखिए उसका उत्तर क्या है। अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति वंशीधर जैसे चरित्रवान और साहसी क्यों नहीं होते,
जो अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों की सजा दिलवाए, ताकि वे समाज के लिए ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल बन सके। अब देखिए सवाल नंबर 12, समझाइए तो खरा, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो उसका उत्तर क्या है? इनमें नौकरी के ओहदे और उससे जुड़े सम्मान से भी ज़्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया गया है। ऐसी नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है जहां ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत मिल सके। अब देखिए सवाल नंबर 2, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तो देखिए उसका उत्तर क्या है? प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दारोगा के अंतर्गत मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। इस बुराइयों से भरे हुए युग से अपने आप को उनसे दूर रखने के लिए वंशीधर धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपनी पथप्रदर्शक और आत्मावलंबन को ही अपना सहायक मानते हैं। अब देखिए सवाल तीसरा है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तो उसका उत्तर है, वंशीधर को रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्हें भ्रम हुआ कि सोचा कुछ तो गलत हो रहा है। फिर उन्होंने अपने तर्क से सोचा कि देर रात अंधेरे में कौन गाड़ियों ले जाएगा, और इस तर्क से उनका भ्रम पुष्ट हो गया। अब देखिए नंबर 4 है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। तो देखिए उसका उत्तर क्या है? आजकल न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, धन लूटना ही जैसे वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं, तभी अलोपीदीन जैसे लोग न्याय और नीति को अपने वश में रखते हैं, और यह समाज की कड़वी सच्चाई भी है। नंबर 5 देखिए, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। उसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका उत्तर क्या है? पंडित अलोपीदीन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि खबर सब जगह फैलेगी, चाहे दिन हो या रात, दुनिया की जबान तो टीका टिप्पणी करने से रुकती नहीं है। अब देखिए नंबर 6, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। तो उसका मतलब क्या है? वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे वंशीधर की सत्यनिष्ठा से नाराज हैं। वे सोचते हैं कि रिश्वत न लेकर और आलोपीदीन को पकड़कर वंशीधर ने भारी गलती की, और तब वे उस संदर्भ में उपयुक्त कथन कहते हैं। अब 7वां नंबर देखिए, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो उसका मतलब क्या है? वंशीधर ने अलोपीदीन के द्वारा दिए जाने वाले धन को ठुकराकर उसके धन के मिथ्याभिमान को चूर चूर कर डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, क्योंकि अब धर्म जीत गया था और धन की हार हुई थी। नंबर 8 देखिए, न्यायालय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। तो उसका मतलब है, न्यायालय में वंशीधर और अलोपीदीन का मुकदमा चला। वंशीधर धर्म के लिए और आलोपीदीन धन के सहारे अधर्म के लिए लड़ रहा था। इस प्रकार न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। ठीक है। अब देखिए भाषा की बात। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। तो देखिए उसका उत्तर आपके सामने है। भाषा की चित्रात्मकता, जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। लोकोक्तियाँ, पूर्णमासी का चांद, सुअवसर ने मोती दे दिया। अब देखिए मुहावरे क्या हैं? फूले न समाना, सन्नाटा छाना, पंजे में आना, हाथ मलना, मुंह में कालिख लगाना आदि इनके प्रयोग से कहानी का प्रभाव बढ़ गया है। अब देखिए दूसरा है इस प्रकार, क्या है देखते हैं। कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए आप अपनी ओर से 2-2 विशेषण और बताइए, साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। देखिए उसका उत्तर क्या है? तो कहानी में मासिक वेतन के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है। पूर्णमासी का चांद, पीर का मजार। हमारे विशेषण कौन से हैं देखते हैं। एक दिन की खुशी, यानी कि क्यों उन दिन बहुत ही खुश थे। एक दिन की खुशी, 4 दिन की चांदनी। तो कुछ दिन तक वेतन आने पर सारी चीज़ें ले ली जाती हैं, 4 दिन में सब खर्च हो जाता है। अब देखिए नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या है?
क है बाबूजी आशीर्वाद, ख सरकारी हुक्म, ग दातागंज के और ग कानपुर। तो इस 4 दिए गई विशिष्ट अभिव्यक्तियों एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती है। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ के इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। तो देखिए उत्तर क बाबूजी आशीर्वाद, तो बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। सरकारी हुक्म, वे सरकारी हुक्म का पालन करते हैं। दातागंज के, तो पंडित जी दातागंज के रहने वाले हैं। कानपुर, तो यह बस कानपुर जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसी वीडियो को यानी कि इस पाठ का संपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन हो चुका है, समाधान हो चुका है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल सके और उनका लाभ आप उठा सके। तो दोस्तों इसी वीडियो को फर्स्ट अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।